करीब करीब हमने 1 घंटा बात की होगी। तो उसके बाद फिर और भी कई बातें उस वो एक पर्सनल उस लेवल पे आ गया। जो आपने मुझे कहा कि मैं इतना भावुक क्यों हो गया था, उसने एक पर्सनल रेपो जो है जोड़ लिया था। उसने मुझे कहा कि मुझे आपकी आंखों में ना बहुत कंपैशन नज़र आ रही है। तो एक तो जब मैं फांसी पे लगूंगा, लटकने के लिए जाऊंगा फांसी के तख्ते पे, तो मैं ना आपकी आंखों में देखना चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब फांसी के तख्ते पे जाएंगे तब तक तो आपके सिर के ऊपर जो है काला वो नहीं पड़ा होता, बस्ता नहीं पड़ा होता, तो आप देख सकते हैं। तब तक तो आपको लिबर्टी आप किसी के चेहरे पे भी देखें, मेरे चेहरे पे क्या, किसी के चेहरे पे बट देखें। ये बात थोड़ी अजीब सी है ना कि आप जब किसी जेलर की निगाह में देखते हैं तो वहाँ पर तो खौफ या फिर मौत दिखनी चाहिए। जो आदमी जा रहा है फांसी के हाँ तख्ते हाँ। की तरफ, उसको कंपैशन दिख रहा है। तो अफजल गुरु के मामले में एक और चीज़ है, वो ये है कि जैसा कि आपने जिक्र किया, आपने एक किताब भी लिखी है जिसमें आपने बताया है कि कहीं ना कहीं जब फांसी हुई तो आप उसके बाद आप रोए, आपको कहीं दुख हुआ या कह लीजिए, या फिर कुछ एक बात थी, अब कह सकते हैं, हो सकता है कि साथ रहते रहते आपको लगाव हो गया, या फिर ये हो सकता है कि आपको शायद कानून व्यवस्था पे आपके मन में कोई सवाल था। क्या बात थी कि जो आपने जिसने इतना भावुक कर दिया एक जेलर देखें को? क्या होता है कि जेल के रूल्स बड़े क्लियर हैं। जेल के रूल्स कहते हैं कि आप कभी किसी से ना अनड्यू इंटीमेशन नहीं करोगे, ओके, या अनड्यू इंटीमेसी नहीं करोगे। बट इंटीमेसी ना तो कई अनड्यू, बार। हाँ, ना अनड्यू इंटीमेशन करेंगे, ना इंटीमेसी करेंगे। अनड्यू इंटीमेशन का मतलब यह है कि आप कोई उसको ज़्यादा बात बोलोगे नहीं। कोई जितनी बात बोलनी चाहिए जिससे आपका पर्पस सर्व हो रहा है, खाली उतनी बात बोलेंगे, उससे ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। ठीक है। और अनड्यू इंटीमेसी का मतलब यह है कि आप उससे कुछ ज़्यादा प्यार बढ़ाएंगे नहीं। कई लोग होते हैं कास्ट बेसिस पे प्यार बढ़ा लेते हैं, कई लोग होते हैं रिलीजन बेसिस पे बढ़ा लेते हैं, कोई और कारण होते हैं कि जिससे वो अनड्यू इंटीमेसी कर लेते हैं। तो अनड्यू इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। पर इस केस में क्या हुआ, मुझे लगता है कि मुझे अनड्यू इंटीमेसी हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ कि एक तो उसने जैसे जेल के कानून है, जेल अपनी तरह एक बिल्कुल कायदे कानून से चढ़ती है, टाइम से चलती है। एक तो ये है कि चाय का खाली 1 कप पिया हमने, पर वो उस टाइम पे वो काफ़ी बात करना चाहता था। वो उस टाइम पे जिस मूड में था, नहीं तो ज़्यादातर लोग होते हैं जो जब उनको पता होता है कि आधे घंटे में वो परलोक पहुंच जाएंगे, तो तो चाय कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग बड़े उदास होते हैं, बड़े एक अलग मुद्रा में अपना होते हैं, बिल्कुल डिप्रेस होते हैं। पर इसके केस में मैंने देखा कि ये डिप्रेस वगैरह कुछ भी नहीं थे, और ये एक चीयरफुल मूड में थे काफ़ी। तो इन्होंने जैसे पहले एक बार चाय पी ली, तो जनरली कोई चाय मांगता नहीं, तो इसलिए हमारा चाय वाला चला गया था। तो उसके बाद जो है, जब इन्होंने कहा कि जब ये इन्होंने बातें करनी शुरू की, बड़े काफ़ी टाकेटिव थे ये। और मुझे लगता है कुछ बातें उन्होंने हमारे लिए सोच के रखी हुई थी कि वो आखिरी टाइम पे बताएंगे हमें। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वो आप उनको इतना बड़ा टेररिस्ट समझ रहे हैं, वो इतने बड़े टेररिस्ट नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत की थी वो एक सभ्य नागरिक के तौर पे की थी, और वो भी हिंदुस्तान से उतना प्यार करते हैं जितना कि हम सब करते हैं। ये बात तो उनकी भूमिका थी। देखिए क्या होता है कि जनरली ये होता है कि आखिरी टाइम जब किसी का होता है, तो ये माना जाता है वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसको सर, पता है कि इनसे कुछ मिल नहीं सकता। तो उन्होंने जब ये वाली बात फिर लेकिन उन्होंने सर मुझे। इसकी, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसकी एक रिवर्स स्टोरी भी हो सकती है। अगर सामने वाला शख्स बहुत शातिर हो तो ये भी हो सकता है कि जो मेरे आखिरी शब्द होंगे कहे गए, वो शब्द जो है कहीं ना कहीं वो आखिरी शब्द रह जाएंगे, और हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो। क्योंकि जब सज़ा दी गई है किसी को देश के कानून व्यवस्था के जरिए, तो वो ऑब्वियसली आप उसको नकार नहीं सकते। इतनी लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, उसमें प्रूव हुआ कि ही वॉज गिल्टी। तो आप ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई मैं बड़ा एक सामान्य नागरिक था, और फिर पीछे की कहानी हो सकती है, कुछ अलग कहानी रही हो, लेकिन ऑफ कोर्स जो जिस क्राइम के लिए किया गया वो तो सबके सामने था। नहीं, जी। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। ट्रायल है, डेमोक्रेसी है, ट्रायल में सबको चांस मिलता है। जो उन्होंने बताया, मैं अच्छा। खाली देखा, हर कोई किताब लिखता नहीं, मैंने किताब लिखी। उसमें एक मोटिवेशन ये भी था कि जो अफजल ने कहा है तो वो बात लिखनी चाहिए मुझे। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि अगर मेरा शरारती बेंटअप होता माइंड का, तो मैं अपने बेटे को एमबीबीएस ना करवाता। कहते नहीं तो कौन सा ऐसा जो मेरे ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, कौन सा ऐसा एंटी नेशनल बंदा होगा जो अपने बच्चे को एमबीबीएस करवाएगा।
इनकी अपनी बहन का बताया, अपने भाई का बताया, कहते सभी जो है एजुकेटेड है, वेल वो है, कहते कहते उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, पर मैं अपने दिल की बात है मैं आगे आपके आगे रखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। हमारा भी उस टाइम बड़ा एक गिव एंड टेक वाला माहौल होता है जब फांसी के आखिरी टाइम होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल एक एक अच्छा शहरी, एक अच्छा सिविलियन था। मैं पीयूसीएल के साथ काफ़ी देर मैं एक्टिव मेंबर रहा हूँ पीयूसीएल का। तारकुंडिया साहब मुझे जानते थे, और भी अच्छे अच्छे लोगों के नाम वो ले रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने सारा अपना ये सारा ब्रीफ देने के बाद, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे फंसाया गया। मैं कोई ऐसी मैंने कुछ वो नहीं किया, अब ये तो जो एविडेंस मेरे खिलाफ आ गया आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे पता है, पर मैं अपनी भड़ास जो है आपके आगे निकालना चाहता हूँ। मैंने ठीक है। तो उन्होंने जिसका नाम लिया, मैं अब अगर उस प्रक्षेप में देखता हूँ, उन्होंने जिसका नाम लिया था कि जिसने मुझे फंसाया है, मैंने अपनी किताब में लिखा, उनका नाम भी लिखा हुआ है। जिस डीएसपी का नाम लिया हुआ था, आप देखें वो वाला डीएसपी जो इस टाइम जेल में है, कश्मीर की जेल में है, ओके। और उसने कई लोगों को फाल्सली फंसाया है एक सरकार से अनड्यू फायदा लेने के लिए। तो खैर वो जब उसका जब उसको ये किया तो उसके बाद ये बात होती रही, करीब करीब हमने 1 घंटा बात की होगी। तो उसके बाद फिर और भी कई बातें उस वो एक पर्सनल उस लेवल पे आ गया। जो आपने मुझे कहा कि मैं इतना भावुक क्यों हो गया था, उसने एक पर्सनल रेपो जो है जोड़ लिया था। उसने मुझे कहा कि मुझे आपकी आंखों में ना बहुत कंपैशन नज़र आ रही है। तो एक तो जब मैं फांसी पे लगूंगा, लटकने के लिए जाऊंगा फांसी के तख्ते पे, तो मैं ना आपकी आंखों में देखना चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब फांसी के तख्ते पे जाएंगे तब तक तो आपके सिर के ऊपर जो है काला वो नहीं पड़ा होता, बस्ता नहीं पड़ा होता, तो आप देख सकते हैं। तब तक तो आपको लिबर्टी आप किसी के चेहरे पे भी देखें, मेरे चेहरे पे क्या, किसी के चेहरे पे बट देखें। ये बात थोड़ी अजीब सी है ना कि आप जब किसी जेलर की निगाह में देखते हैं तो वहाँ पर तो खौफ या फिर मौत दिखनी चाहिए। जो आदमी जा रहा है फांसी के हाँ तख्ते हाँ, की तरफ, उसको कंपैशन दिख रहा है। उस तो वही पर्सनल उसने ना एक पर्सनल रेपो, एक लास्ट उसमें जो है उसने एक पर्सनल रेपो क्रिएट किया, क्योंकि वो समझ गया था कुछ बात तो है। क्योंकि मैं हेडक्वार्टर पे बैठता था, ये वो अच्छे तरीके से जानता था कि मैं हेडक्वार्टर पे बैठता था, और मैं जेल की नौकरी, जेल सर्विसेज से तो था, पर मेरा काम था लीगल एड देना और ये देखना कि चीज़ हर एक चीज़ लीगल वे में हो रही है, जो जेल मैनुअल में कहा हुआ है उसके हिसाब से हो रही है। तो इसलिए मैं गया था वहाँ पे। तो बीइंग जेल सुप्रेंट ने इज्जत दी, तो मैं उनसे जो बात करना चाह रहे थे बात की। एक तो उन्होंने पर्सनल रेपो ये कह के जोड़ा कि आप आपसे मुझे एक अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है, और मैं आपकी तरफ देखना चाहूँगा जब मैं जाऊँगा। और वो देखते हुए गए। अब जब वो उस पे तख्ते, फांसी के तख्ते पे गए हैं, जब उनके उसमें फंदा उनके गले में डाला, तो वो मुझे देखते रहे। फिर जब उनके उस पे काला एक बस्ता जब डालते हैं मुंह के ऊपर, चेहरे पे, तो तब वो बंद हुआ होगा। और दूसरा जो है, जनरली मैंने जैसे आपको बताया, जब किसी की फांसी वगैरह होती है तो वो बंदा बड़ा डिप्रेस होता है, बहुत डिप्रेस होता है। वो कोई ज़्यादा बात नहीं करता। उससे जब मैजिस्ट्रेट साहब एसडीएम आते हैं उस पे, तो वो उससे पूछते हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह है, जिसको आप आखिरी इच्छा कहते हैं ना। आखिरी इच्छा बेसिकली यही होती है। कोई आखिरी इच्छा ये नहीं होती कि उसे मुझे तो कुछ खाना चाहेगा या कोई अपनी बात कहना चाहेगा। एक्चुअली फिल्मों में बड़ा हाँ, अलग अब तरीके उनमें से बड़ा दिखाया फिल्मी गया। तरीके से बॉलीवुड तरीके में उसमें बताया जाता है, फिल्मी तरीके में बताया जाता है। आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जो आप किसी के नाम पे करना चाहते हैं, तो एसडीएम साहब आते हैं, उनकी जुडिशल पावर होती हैं, तो उस जुडिशल पावर में उसको वो रिकॉर्ड करते हैं, और वो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह करना चाहता है उसके नाम पे वो उनके जब वो लिख के अपनी स्टैंप लगा के दे देते हैं, तो उसके नाम पे हो जाती है। तो ये सब तो हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। मैंने आज तक मैंने 8 फांसियाँ तो देखी नहीं यहाँ पे। मैंने कभी भी नहीं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि कोई बंदा आखिरी टाइम पे गाना सुनाना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बोलो। तो उन्होंने वो एक बॉलीवुड की फिल्म थी, संजीव कुमार उसमें हीरो थे, जिसमें था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। बेसिकली वो ये कहना चाहता था कि मैं जो फांसी पे जा रहा हूँ, ये कोई मैं अपने मतलब के लिए नहीं जा रहा कि मैंने कोई अपने लिए अपने फ़ायदे के लिए कुछ किया हो जिससे कि मैं फांसी पे जा रहा हूँ।
मैं चाहता था, उसने पहले मैं बात बात में बताया था कि मैं चाहता हूँ कि इस देश से जो है इतनी बेईमानी है, इतनी करप्शन है, इतना डिग्रेडेशन है, वो कहता है मैं इसको हटाना चाहता था। मैं इसके लिए हमेशा बोलते रहता, कहता मेरी पिछली, आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, मैं खाली करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था, पर करप्शन का एक शिकार मैं बन जाऊंगा तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी। तो उसने जब ये गाना गाया, गाना भी उसने पूरा गाया, पूरा आखिर तक, और हम भी साथ थे बैठे उसके, वो गाने को सुन रहे थे, तो हमने भी साथ गाना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, एक नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था कि आप उसके साथ मिलके, सुपरिटेंडेंट जेल बैठे हैं, उनका और स्टाफ है, हम सारे बैठे, कुर्सी बैठे थे, वो स्टूल पे बैठे थे, हम सारे मिलके वो गाना गा रहे थे। और गाना गा के फिर उन्होंने पर्सनल रैपो जो क्रिएट कर लिया था, वो शक्ल देखते हुए फांसी के उस पे गए, और उस पे जाके फिर वो जब लटक गए, लटका दिया उनको, जेल स्टाफ ने लटकाया, कोई हैंगमैन वगैरह उसमें नहीं था, तो उनको जब लटका दिया तो उसके बाद तो करीब करीब, क्या इसके लिए भी कोई कानून नहीं है कि मान लीजिए किसी वजह से हैंगमैन का वहाँ पे होना ज़रूरी है? हाँ देखें क्या है कि जब अफजल गुरु की फांसी हुई तब ये कंपलसरी नहीं था कि हैंगमैन जरूर होना चाहिए। ओके। क्या होता है कि हैंगमैन जो है, पहली बात है आपको मिलते ही नहीं है। अंग्रेजों के टाइम पे हैंगमैन जो होते थे, ये जेल के सिपाही होते थे, जेल के वार्डर होते थे, और जिनको हैंगमैन का भी काम साथ दिया होता था। ठीक है। उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे कि अगर आप हैंगिंग कर रहे हो तो आप हैंगमैन का भी काम, वैसे आप वार्डर का काम करेंगे, सुबह शाम जो सिक्योरिटी ड्यूटी होती है वो करेंगे जेल की, और कहीं अगर हैंगिंग हो जाती है तो आप हैंगिंग के लिए जाओगे। जैसे हमारे पास जो बाद में तो एक नाम बड़ा अक्सर आता रहा, नाटा जल्लाद, अक्सर रोज आता रहा कि बहुत सारी फांसी हमारे यहाँ हुई है। जैसे दिल्ली में है, मैंने जितनी जो पहले फांसियाँ देखी, 7 फांसियाँ देखी, उसमें एक कालू होता था जो कि मेरठ जेल से आता था, एक फकीरा होता था अच्छा। जो कि फरीदकोट जेल से आता था, पंजाब की जेल से आता था। तो जितनी फांसियाँ पहले हुई हैं सभी इन्होंने दी हैं। अच्छा। पर मैंने देखा है कि जो जो जल्लाद, जिसको आप सो कॉल्ड जल्लाद कहते हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा रोल के काम होता रोल नहीं। काम नहीं। तो मतलब जेल मैनुअल में एक छोटी छोटी चीज़ लिखी है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है। राइट। तो मुझे लगता है अगर आपको भी खड़ा कर दे और कह दे कि फांसी आपने इस तरीके से देनी है ये मुझे लगता है करियर ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं, सोचता हूँ, नहीं, लाइटर नोट हाँ पर। हाँ लाइटर, तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी उसको अगर जेल मैनुअल को पढ़ ले तो फांसी कोई भी दे सकता है। फांसी देना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, पर जो फांसी देता है उसमें एक तरह का कम्प्लेक्स होता है कि मैंने एक आदमी की एक जान तो ले आप ली। देखिए ना, नाम के साथ ही जल्लाद अगर आप लगा देंगे, चाहे बेशक वो कानूनी तौर पर काम हाँ, किया जा रहा है, तो तो ऑफ कोर्स। उसको उसको एक कम्प्लेक्स होता है कि उसने फांसी दी है। तो मतलब एक काम जो है, आप किसी की जान ले रहे हो, ये भी एक बहुत घिनौना काम है। तो इसलिए इनको जो है जुड़े रहे, जितनी 7 फांसियाँ हुई इन्होंने दी है। तो जब ये 8वीं फांसी थी तो इसमें जब हमने मैनुअल के रूल्स वगैरह पढ़े तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं लगा कि जो अगर जलाद नहीं होगा, जैसे जलाद हमें मिला ही नहीं। हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में और जगह पूछा, कहीं जलाद नहीं मिल रहा था। और दूसरा होता है जो किसी को भी आप फांसी देते हो, इसमें काफ़ी सिक्योरिटी एक्सरसाइज होती है, आपको एक सीक्रेसी जो है बरतनी पड़ती है। बेशक फैमिली वालों को पता होता है कि इसको फांसी दे रहे हैं, सबको पता होता है, पर फिर भी एक सीक्रेसी रखनी पड़ती है। वो इसलिए रखनी पड़ती है कि कोई एक्सटर्नल अटैक हो सकता है, उसको छुड़वाने के लिए किसी तरीके का अटैक हो सकता है। हमने जैसे फॉरेन में फिल्में देखी हैं कि हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर वहाँ रुका और उसको रेस्क्यू करके ले गए। मैंने फिल्में देखी हैं इस पे, फॉरेन की, हॉलीवुड की। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमें ना काफ़ी सीक्रेसी रखनी पड़ती है। तो इस पर भी हमने सीक्रेसी तो रखी हुई थी, जबकि हिंदुस्तान में पता नहीं क्या बात है, कोई चीज़ सीक्रेट रहती नहीं है। मैं फांसी कोठी में बैठा हुआ था, वहाँ 2-3 पत्रकारों के फ़ोन आ गए थे कि आप आज क्या किसी को फांसी दे रहे हैं? तो मैंने उनको मना किया, नहीं फांसी हम किसी को नहीं दे रहे।